नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। आज का हमारा टॉपिक है भारत श्रीलंका संबंध। श्रीलंका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा माना जाता है। यह भारत के दक्षिण में एक छोटा सा द्वीप के समान राष्ट्र है, जिसका क्षेत्रफल 25,332 वर्ग मील और जनसंख्या 2012 में 21.28 मिलियन थी। भारत एवं श्रीलंका दोनों सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। श्रीलंका में ज़्यादातर निवासी भारतीय तमिलनाडु के मूल निवासी हैं और श्रीलंका के जो निवासी है वो बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। भारत और श्रीलंका एक दूसरे के पड़ोसी राष्ट्र है, परंतु इनके संबंध पड़ोसियों से अधिक गहरे हैं। श्रीलंका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में श्रीलंका का विशिष्ट महत्व इसलिए है क्योंकि हिंद महासागर में से गुजरने वाले जलमार्गों का यह केंद्र है। इसी सामरिक स्थिति के कारण इसका अत्यधिक महत्व है। भारत और श्रीलंका में मैत्रीपूर्ण संबंध होने के बावजूद भी कुछ घटनाएं रहती है जिससे दोनों राष्ट्रों के मध्य मतभेद या तनाव पैदा होता है। अब जो मुख्य मुद्दे हैं तनाव के, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला है भारतीय प्रवासियों की समस्या। भारत श्रीलंका संबंधों में तनाव का जो मुख्य कारण है वो भारतीय प्रवासियों की समस्या है। भारत और श्रीलंका के मध्य जल विवाद का मुख्य बिंदु भारतीय प्रवासियों को लेकर है। श्रीलंका के अधिकांश जो भारतीय प्रवासी है वो चाय और रबड़ की खेती पर काम करवाने के लिए अंग्रेजों द्वारा ले जाए गए थे। इनमें से अधिकांश जो थे वो दक्षिण भारत से ले जाए गए थे। 1948 में श्रीलंका के स्वतंत्र होने तक यह ब्रिटिश नागरिकों के समान सभी अधिकारों का ही लाभ उठाते थे। इनको मताधिकार का अधिकार भी मिला हुआ था, किंतु 1948 में श्रीलंका ने एक सिलोन नागरिकता अधिनियम और एक सिलोन संसदीय अधिनियम 1949 बनाया, जिसमें इन समस्त प्रवासियों को मताधिकार से वंचित कर दिया। 1939 से लगातार श्रीलंका में जो निवास कर रहे थे इनके लिए ये नागरिकता के लिए ये जो प्रवासी थे उनके लिए नागरिकता के लिए ये आवश्यक कर दिया कि उन्हें प्रमाणित करना पड़ता था कि उनके माता पिता या तो वे स्वयं श्रीलंका में जन्मे थे और 1939 से लगातार श्रीलंका में ये निवास कर रहे थे। इस प्रकार श्रीलंका सरकार का तो उद्देश्य तो ये था कि कम से कम भारतीयों को श्रीलंका की नागरिकता प्राप्त हो सके। दूसरा जो कारण था कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण श्रीलंका में ये जो श्रीलंकाई थे वो आर्थिक दबाव महसूस कर रहे थे कि भाई यहाँ के लोगों के रोज़गार प्रवासी भारतीय ले जा रहे हैं। इसलिए सिंगली लोग चाहते थे कि प्रवासी भारतीय यहाँ से चले जाए और उन्हें रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा मिले। दूसरा, श्रीलंका के जो सिंगली थे उनकी सोच ये थी कि प्रवासी भारतीय है अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा भारत भेज देते हैं, जिससे श्रीलंका के विदेशी विनिमय पर इसका प्रभाव पड़ता है। इन कारणों के बावजूद भी प्रवासी भारतीयों के प्रति श्रीलंका का व्यवहार आपत्तिजनक और अन्यायपूर्ण था। इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार से बातचीत प्रारंभ की। लंबी बातचीत के पश्चात 1954 में जब श्रीलंका के प्रधानमंत्री जॉन कोल्डेवाला नई दिल्ली आए तो नेहरू जी के साथ उनका एक समझौता हुआ और इस समझौते के तहत कुछ शर्तें रखी। दोनों में बातचीत के लिए कुछ शर्तें रखी गई, जैसे श्रीलंका की सरकार उन सभी भारतीय मूल के नागरिकों के नाम रजिस्टर करेगी जो श्रीलंका में स्थायी रूप से रहने के इच्छुक है। भारत से श्रीलंका को अवैध या प्रवास को रोका जाएगा
और नागरिकता प्राप्त करने के लिए 2 वर्षों से जो आवेदन है उनका सरकार जल्द ही निर्णय करेगी। और जिन भारतवासियों को श्रीलंका में नागरिकता नहीं दी जा सकेगी उन्हें विदेशी के रूप में रहने की सुविधा दी जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो 1954 में जॉन कोर्लेवाला और नेहरू जी के बीच इस समझौते के माध्यम से हुई। दूसरा जो मुद्दा था भारत श्रीलंका के बीच विवाद का वो है कच्छद्वीप टापू का मामला। भारत और श्रीलंका के बीच एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है कच्छद्वीप। यह है भारत और श्रीलंका के समुद्री तटों के बीच करीब 200 एकड़ का एक छोटा सा द्वीप है। हालांकि यहाँ कोई महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं उपलब्ध होती, यहाँ जनसंख्या भी नहीं के बराबर है और दोनों राष्ट्रों के आसपास के जो मछुआरे वो मछली ज़रूर पकड़ते हैं। फिर इस विवाद, इस द्वीप को लेकर दोनों राष्ट्रों में तनाव उस समय बढ़ गया जब ये आशा जताई गई कि इस द्वीप के आसपास तेल के काफ़ी बड़े भंडार है। भारत ने एक महान पड़ोसी देश होने की परंपरा का निर्वाह करते इस द्वीप को 1974 में 28 जून 1974 को एक समझौते के माध्यम से इस द्वीप पर श्रीलंका की प्रभुसत्ता को स्वीकार किया। तीसरी जो समस्या है वो है श्रीलंका की जातीय समस्या, तमिल समस्या। जो तमिल है वो मूल रूप से तमिलनाडु के मूल निवासी थे जो अंग्रेज़ों के समय चाय और रबड़ के बागानों में काम करने के लिए श्रीलंका ले जाए गए थे। श्रीलंका के जो तमिल है वो उन्होंने अपने अधिकारों के लिए मांग की, जैसे उन्हें नागरिकता के लिए, मताधिकार के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। दूसरा, श्रीलंका के जो तमिल हैं उनमें उन्होंने जो आंदोलन किया उसका एक मुख्य कारण वहाँ जो बहुसंख्यक सिंगली है उनके द्वारा की गई भेदभाव की नीति भी थी। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सिंगली शासक का वहाँ सिंगली समुदाय का श्रीलंका में एकाधिकार है। श्रीलंका सरकार ने बौद्ध धर्म को देश का राष्ट्रीय धर्म बना दिया और सिंगली भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। दूसरी तरफ तमिलों की भी कुछ शिकायतें थी। उनकी शिकायतें ये थी कि सरकारी नौकरियों में भर्ती के वक्त एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश के वक्त उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तमिलों के संगठन की शक्ति को तोड़ने के लिए सरकार तमिल अल्पसंख्यकों को देश के दूसरे हिस्सों में ज़बरदस्ती बिखेर रही है। और सरकार है सिंगली सरकार, वो तमिल श्रीलंका सरकार हो तमिल क्षेत्रों में सिंगली समुदाय को जानबूझकर बसा रही है ताकि जो तमिल बाहुल्य क्षेत्र में है वहाँ पे तमिल अल्पसंख्यक हो जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए तमिल समुदाय ने अपने आप को तुल्फ, जिसका नाम तमिल TULF तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट नाम से एक राजनीतिक संगठन बनाया। और तमिलों के कुछ उग्रवादी संगठन भी बने जैसे ईलम। ये जो संगठन है वो पृथक राष्ट्र के निर्माण की बात करता था। तो ये मुख्य इनमें मुद्दे थे भारत श्रीलंका के बीच जिनकी वजह से दोनों राष्ट्रों के मध्य तनाव उत्पन्न होता है। और इसीलिए इस तमिल समस्या को लेके 1987 में राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और श्रीलंका के राष्ट्रपति थे जयवर्धने। उनके बीच एक समझौता हुआ 1987 में जिसे राजीव जयवर्धने समझौता कहा जाता है। इस समझौते में कहा गया कि जहाँ पे भी ये उपद्रवग्रस्त इलाके हैं उनमें 48 घंटों के भीतर युद्ध विराम हो जाएगा, क्योंकि उस समय गृह युद्ध की सी स्थिति थी श्रीलंका में तमिल और सिंगली समुदाय के बीच। दूसरा, भारत सरकार ने आश्वस्त किया कि तमिल उग्रवादियों से वो 72 घंटों में हथियार डलवा देंगे।
लेकिन प्रांतीय परिषदों के लिए श्रीलंकाई सरकार को अगले 3 माह में चुनाव हर हालत में करवाने होंगे। एकीकृत उत्तरी पूर्वी प्रांतीय परिषद के चुनाव के लिए भारतीय पर्यवेक्षक आमंत्रित किए जाएंगे, क्योंकि उत्तरी पूर्वी प्रांत में तमिल बाहुल्य क्षेत्र है और जो उत्तरी पूर्वी प्रांत है उसके लिए गवर्नर होगा, मंत्री परिषद होगा और एक विधान परिषद का गठन भी होगा। क्योंकि जो तुल्फ संगठन था वो तमिल क्षेत्रों में स्वायत्तता की बात के लिए संघर्षरत था। भारत सरकार इस समझौते के क्रियान्वयन की गारंटी देगी और भारतीय क्षेत्र का प्रयोग किसी ऐसी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा जो श्रीलंका की एकता और अखंडता को हानि पहुंचाने वाली होगी। और भारत में श्रीलंका के शरणार्थियों को श्रीलंका सरकार वापस लेगी और श्रीलंका में गिरफ्तार राजनीतिक लोगों को छोड़ दिया जाएगा और उन्हें क्षमा कर दिया जाएगा। ये मुख्य राजीव जयवर्धने समझौते की शर्तें थी जिन पर दोनों राष्ट्रों में सहमति बनी। लेकिन इसके बावजूद ये जो भारत सरकार ने आश्वस्त किया था तमिल समस्या के सुलझाने का, वो कामयाब नहीं है उसका और मजबूरन भारत को श्रीलंका में शांति सेना भेजनी पड़ी और जिसका परिणाम हमने हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के रूप में देखना पड़ा। तमिलों द्वारा लेटेस्ट जो आतंकवादी संगठन था उसके द्वारा। तो ये मुख्य विवाद थे जो भारत श्रीलंका के बीच तनाव का कारण बनते हैं। हालांकि आज लिट्टे का अंत हो गया है, फिर भी वहाँ पे जो तमिल अधिकारों के लिए भारत सरकार तमिल लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार श्रीलंका पर निरंतर दबाव बनाए रखी हुई है। धन्यवाद।